भाई 90s एनिमे में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो आज भी फील होता है पर एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वो हैंड ड्रॉन एनिमेशन, थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर और वो रॉ अनफिल्टर्ड स्टोरी टेलिंग जिससे हर सिंगल फ्रेम के अंदर एक सोल छुपी हो। उस टाइम एनिमे परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता था। वो वियर्ड था, एक्सपेरिमेंटल था, कभी कभी रफ भी था पर रियल था। नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन, काउबॉय बीबॉप, बर्जर्क, ये सिर्फ शोज नहीं थे, ये एक्सपीरियंसेस थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो बाउंड्रीज तोड़ते थे, जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते थे और जो आज भी हमारे दिमाग के किसी कोने में जिंदा है। आर्ट स्टाइल देखो, शार्प कैरेक्टर डिजाइन्स, डीप डिटेल बैकग्राउंड्स और म्यूजिक। भाई म्यूजिक तो सीधा सोल के अंदर घुस जाता है। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ एनिमे एक ग्लोबल इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक क्रिएटिव फ्रंटियर था, जहाँ पैशन हर फिल्म में दिखता था। और शायद इसी वजह से 90s एनिमे मुझे आज भी सबसे ज़्यादा क्लोज लगता है। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये रिस्पेक्ट है उस एरा के लिए जहाँ ग्रेटेस्ट पीसेस ऑफ फिक्शन सिर्फ एनिमे नहीं, फिक्शन पैदा हुई। और ऑनेस्टली ये वीडियो बस मेरा एक एक्सक्यूज़ है उन सब मास्टरपीस को सेलिब्रेट करने के लिए जो मुझे आज भी इंस्पायर करते हैं। तो अगर तुम भी 90s एनिमे के फ़ैन हो या बस ये समझना चाहते हो कि क्यों ये एरा आज भी अनबीटेबल लगता है, तो वीडियो को एक लाइक दे दो, इट रियली हेल्प्स। और चलो अब शुरू करते हैं टॉप 10 रेट्रो एनिमे फिल्म्स दैट यू नीड टू वॉच बिफोर यू डाई। लेट्स स्टार्ट विद अ ड्रीम जो धीरे धीरे रियलिटी को तोड़ने लगता है। पैप्रिका कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है, ये एक विजुअल ट्रिप है, एक ऐसी जर्नी जहाँ सपने और असली दुनिया का डिफरेंस धीरे धीरे गायब हो जाता है। डायरेक्टेड बाय द लेजेंड सातोशी कोन, ये मूवी हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाता है जिससे इंसान दूसरों के सपनों में एंटर कर सकता है। साउंड्स कूल राइट, पर जैसे ही चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाती है, ड्रीम्स एक ब्यूटीफुल कियोस में बदलने लगता है। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है इमेजिनेशन। हर फ्रेम जिंदा लगता है, कलर्स मूव करते हैं, रियलिटी बंद होती है और कभी कभी तुम खुद भूल जाते हो कि तुम ड्रीम देख रहे हो या ड्रीम तुम्हें देख रहा है। और हाँ, अगर तुमने इंसेप्शन याद आ रहा है तो तुम गलत नहीं हो। काफ़ी लोग मानते हैं कि पैप्रिका ने उस कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लोर कर लिया था, ड्रीम्स के अंदर ड्रीम्स, शिफ्टिंग रियलिटीज़ और सबकॉन्शियस का प्लेग्राउंड। डिफरेंस बस इतना है कि इंसेप्शन समझाता है, पैप्रिका फील करवाता है। ये मूवी तुम्हें स्पून फीड नहीं करेगी, ये तुमसे बोलेगी समझना है तो फील करो। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल, आर्टिस्टिक और माइंड बेंडिंग एनिमे पसंद है तो पैप्रिका एक ऐसा ड्रीम है जिसे उठने का मन ही नहीं करेगा। ये मूवी देखना मतलब बचपन को थोड़ा सा वापस फील करना। माय नेबर तोतोरो कोई हैवी प्लॉट वाली फिल्म नहीं है, ना ही ड्रामेटिक ट्विस्ट या विलन्स। स्टोरी सिंपल है, दो छोटी बहनें, एक नया कंट्री साइड घर और वहाँ मिलता है उन्हें एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट स्पिरिट तोतोरो। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस इमेजिनेशन, नेचर और चाइल्डहुड वंडर। इस मूवी का मैजिक लाउड नहीं होता, ये छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है। बारिश की आवाज़, हवा में उड़ते पत्ते, बस स्टॉप पे खड़े रहना और वो फीलिंग जब दुनिया सेफ लगती है। तोतोरो खुद एक इमोशन है, कंफर्ट, प्रोटेक्शन और वो जॉय जो हम बड़े होते होते भूल जाते हैं। ये एनिमे देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो और लाइफ खे रही हो, रिलैक्स, सब ठीक है। माय नेबर तोतोरो उन मूवीज में से है जो देख के तुम बेटर फील करते हो बिना रीजन जाने भी। ये मूवी एक्शन नहीं, ये साइलेंस, गिल्ट और ब्रोकन ह्यूमैनिटी का वेट है। जिनरो एक अल्टरनेट हिस्ट्री जापान में सेट है जहाँ राइट्स, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल केओस नॉर्मल हो चुका है। गवर्नमेंट ने स्पेशल सोल्जर्स बनाए हैं, हैवी आर्मर पहने हुए, वुल्फ लाइक वॉरियर्स जिन्हें लोग कहते हैं द वुल्फ ब्रिगेड। स्टोरी फॉलो करती है काजुकी फूसे को, एक ऐसा सोल्जर जो ड्यूटी निभाता है पर उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे टूट रहा होता है। एक सिंगल मूवमेंट, एक सिंगल हेजिटेशन और उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। ये एनिमे लाउड नहीं है, ये धीरे बोलता है पर हर लाइन हैवी होती है। गन फायर से ज़्यादा डेंजरस है यहाँ साइलेंस, और इमोशंस इतने रिस्ट्रेंड है कि जब टूटते हैं तो अंदर तक लगता है। इसका टोन डार्क, कोल्ड और रियलिस्टिक है, जैसे कोई वॉर डॉक्यूमेंट्री का पोएट्री बना दे। यहाँ हीरोज़ नहीं होते, सिर्फ लोग होते हैं जो सिस्टम के बीच फंस गए हैं। जिनरो उन लोगों के लिए है जो एनिमे में सिर्फ एक्शन नहीं, वेट, मीनिंग और इमोशनल डेप्थ ढूंढते हैं। ये मूवी सिर्फ एनिमे नहीं है, ये एक मूड है, एक फीलिंग, एक स्लो बर्निंग सैडनेस है। एक ऐसी दुनिया जहाँ रात कभी खत्म नहीं होती और जहाँ मॉन्स्टर सिर्फ शैडोज में नहीं, इंसान के अंदर भी रहते हैं। इस दुनिया में चलता है डी, हाफ वेम्पायर हाफ ह्यूमन, न पूरी तरह जीता हुआ न पूरी तरह मरा हुआ। वो ज़्यादा बोलता नहीं पर उसकी खामोशी सब कुछ कह जाती है। स्टोरी सिंपल लगती है, एक लड़की को वापस लाना है, पर जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है समझ आता है कि ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं है, ये एक लोनलीनेस, आइडेंटिटी और फॉरबिडन इमोशंस की कहानी है। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका एटमॉस्फेयर। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। डेजर्ट्स,
रूइंड कैसल्स, सब कुछ थोड़ा ठंडा, थोड़ा उदास पर बहुत ब्यूटीफुल। एक्शन यहाँ लाउड नहीं है, जब होता है तो स्मूथ, ग्रेसफुल और हार्ट ब्रेकिंग होता है। और डी, वो हीरो नहीं लगता, वो एक ऐसी याद लगता है जो कभी जाती ही नहीं। वैम्पायर हंटर डी ब्लडलेस उन लोगों के लिए जो फ्लैशी फाइट्स नहीं, फीलिंग्स के साथ साइलेंस को अप्रिशिएट करते हैं। इस मूवी के दो वर्जन है, 1985 वाला और 2000 वाला। यू कैन वॉच बोथ मूवीज। 2000 वाली हैज दैट मूवी क्वालिटी वेयर 1985 इज क्लासिक, बट एक टीवी एपिसोड ओवीए वाली फील देती है। ये मूवी देखना मतलब अपने ही दिमाग के अंदर खो जाना, स्लोली, साइलेंटली, और फिर अचानक सब कुछ हिल जाता है। परफेक्ट ब्लू एक आइडल सिंगर की कहानी से शुरू होती है जो अपनी क्यूट पब्लिक इमेज छोड़कर एक सीरियस एक्टिंग करियर चूज करती है। पर जैसे ही वो चेंज करती है, उसकी दुनिया भी बदलने लगती है और रियलिटी धीरे धीरे क्रैक होने लगती है। ये फिल्म कंफ्यूजन को वेपन बना लेती है। तुम श्योर नहीं होते कि क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन, और क्या सिर्फ गिल्ट और प्रेशर का रिजल्ट। सातोशी कोन यहाँ माइंड के साथ खेलते हैं। आइडेंटिटी, फेम, ऑब्सेशन और उस प्राइस के बारे में जो स्पॉटलाइट के साथ आता है। हर सीन अनकंफर्टेबल है पर इंटेंशनल। कैमरा क्लोज आता है, साइलेंस हैवी हो जाता है और तुम खुद को अनईजी महसूस करते हो, जैसे तुम भी किसी के नजरों में हो। परफेक्ट ब्लू जेनरिक मूवी नहीं है, ये डिस्टर्ब करता है, क्वेश्चन करता है और तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पे डाउट करवा देता है। ये उन लोगों के लिए जो साइकोलॉजिकल डेप्थ को एंजॉय करते हैं और जिनको स्लो बर्निंग टेंशन से डर नहीं लगता। एक बार देख लिया ना तो ये मूवी दिमाग से निकलती नहीं। रेट्रो एनिमे मूवीज की बात हो रहा हो और प्रिंसेस मोनोनोके ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच का वॉर क्राई है, एक ऐसी कहानी जहाँ प्योर हीरो नहीं होता और कोई प्योर विलन भी नहीं। स्टोरी फॉलो करती है आशिताका को, एक शांत ग्राउंडेड वॉरियर जो एक कर्स के साथ अपनी विलेज छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। उसका सफर उसे ले जाता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ जंगल जिंदा है और इंसान उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा है। फिर आती है सान, प्रिंसेस मोनोनोके, इंसानों से नफरत करने वाली, वुल्फ्स के साथ पली बड़ी और नेचर को बचाने के लिए कुछ भी कर जाने वाली। ये कोई फेरी टेल प्रिंसेस नहीं है, ये रेजिस्टेंस, एंगर और पेन है। इस मूवी का सबसे पावरफुल पार्ट है इसका मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ कोई भी पूरा गलत नहीं और कोई भी पूरा सही नहीं। इंडस्ट्री भी जरूरी है, नेचर भी, और इंसान दोनों के बीच फंसा हुआ है। विजुअल्स प्योर हैंड ड्रॉन मैजिक, फॉरेस्ट सांस लेते हुए लगते हैं, स्पिरिट्स डिवाइन भी लगती है और टेरिफाइंग भी। और हाँ, अगर तुम मियाज़ाकी और स्टूडियो जिब्ली के वर्ल्ड में नए हो ना, तो प्रिंसेस मोनोनोके परफेक्ट कंट्री पॉइंट है। ये मूवी दिखाती है कि जिब्ली सिर्फ क्यूट और कोजी नहीं है, बल्कि पावरफुल, फिलोसॉफिकल और इमोशनली हैवी भी हो सकता है। ये मूवी तुम्हें साइड चूज करने को फोर्स नहीं करती, बस एक सवाल छोड़ जाती है, हम प्रोग्रेस के नाम पर क्या खो रहे हैं। ये मूवी सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये एग्जिस्टेंस पे सवाल है। ऐसा सवाल जो देखते वक्त नहीं, देखने के बाद दिमाग में अटक जाता है। गोस्ट इन द शेल हमें ले जाता है एक फ्यूचर वर्ल्ड में जहाँ ह्यूमंस और मशीन्स के बीच की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। लोग अपनी बॉडीज को अपग्रेड कर रहे हैं, मेमोरीज एडिटेबल हो चुकी है और आइडेंटिटी एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट बन चुकी है। स्टोरी फॉलो करती है मेजर मोटोको कुसानागी को, एक एलाइट साइबरनेटिक एजेंट जो पावरफुल और फियरलेस है, पर अंदर से खुद के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रही है। मैं हूँ कौन, जो यादें मेरे पास है क्या वो मेरी है। इस मूवी का वाइब स्लो और एटमॉस्फेरिक है और हर शॉट फिलोसॉफिकल वेट लेके आता है। नियॉन लाइट्स, रेनी सिटीस्केप्स और वो आइकॉनिक साइलेंस, सब मिलके एक फ्यूचर बनाते हैं जो ब्यूटीफुल भी और लोनली भी। ये एक्शन के लिए नहीं बनी, ये सोचने के लिए बनी है। आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस, सोल, ये सब कॉन्सेप्ट्स यहाँ फाइट सीन से ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, अगर तुम मैट्रिक्स, साइबरपंक या ब्लेड रनर टाइप वाइब्स पसंद करते हो तो याद रखना उन सब की रूट्स यहीं से आती है। अगर तुम स्टूडियो जिब्ली के इमोशनल साइड से आगे बढ़ना चाहते हो और एनिमे के फिलोसॉफिकल डेप्थ को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो गोस्ट इन द शेल एक परफेक्ट नेक्स्ट स्टेप है। दिस मूवी राइट हियर इज प्योर क्लासिक, और ऑनेस्टली ये सबके लिए नहीं है। अगर तुम जिब्ली टाइप फील गुड, सॉफ्ट, हीलिंग वाइब वाला एनिमे देखते हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें रॉ, ब्रूटल, गोरी और अनअपोलोजेटिक एनिमे पसंद है जहाँ हर फ्रेम डेंजर से भरा हो, देन निंजा स्क्रॉल इज स्ट्रेट अप मास्टरपीस। ये मूवी फॉलो करती है जूबे, एक लोन वॉन्डरिंग स्वॉर्ड्समैन जिसका पास उसे छोड़ता नहीं। हर फाइट ब्रूटल है, हर एनिमी टेरिफाइंग है, और वायलेंस यहाँ सिर्फ शॉक के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड का रूल है। इसमें कोई कंफर्ट नहीं, कोई मर्सी नहीं, बस ब्लड, स्टील, बिट्रेल और सर्वाइवल। 90s का हैंड ड्रॉन एनिमेशन इसको और ज़्यादा रियल और रॉ बना देते हैं। हर स्लैश फील होता है, हर इम्पैक्ट वेट रखता है। ये वो टाइप की मूवी है जो तुम्हें वॉर नहीं करती, बस शुरू होती है और कह देती है सर्वाइव कर सको तो देखो। और हाँ, ये सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये एरा की डार्कनेस, लोनलीनेस और क्रूएलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए आज भी लोग इसे याद रखते हैं। अगर तुम्हें अनफिल्टर्ड 90s एनिमे चाहिए जहाँ कोई सेंसर नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं,
निंजा स्क्रॉल इज मैंडेटरी व्यूइंग। ये मूवी देखकर सिर्फ यही लगता है दे डोंट मेक एनिमे मूवीज लाइक दिस एनीमोर। ये मूवी सिर्फ एक जिबली फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल टाइम मशीन है जो तुम्हें पास्ट और प्रेजेंट के बीच ले जाता है। डायरेक्टेड बाय इसाओ ताकाहाता, जो मियाज़ाकी से थोड़ा डिफरेंट है। ये फिल्म लाउड एडवेंचर नहीं देती, पर सटल, रियलिस्टिक और सोल टचिंग स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस है। स्टोरी फॉलो करती है ताइको को, एक 27 साल की ऑफिस वर्कर जो अपने बचपन के मेमोरीज और चॉइसेस को रिविजिट करती है। एक सिंपल कंट्री साइड ट्रिप का एक्सक्यूज मिलता है और धीरे धीरे उसका पास्ट और प्रेजेंट कोलाइड होने लगता है। इस फिल्म का मैजिक है सिंप्लिसिटी में डेप्थ। फील्ड्स, हार्वेस्ट, स्मॉल टाउन लाइफ और एवरीडे मोमेंट्स, ये सब इतने ब्यूटीफुली ड्रॉन है कि तुम ऑलमोस्ट फील करते हो जैसे तुम भी वहाँ हो और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। और ऑनेस्टली ये पर्सनली मेरा फेवरेट जिबली मूवी है, क्योंकि जो वे से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया, उनके इमोशंस, वो बहुत रियलिस्टिक और रिलेटेबल लगते हैं। ताइको का जर्नी, छोटी छोटी रियलाइजेशन और इनर ग्रोथ, सब कुछ एकदम नेचुरल फील होता है। अगर तुम जिबली के फैंटेसी और विम्सिकल फिल्म्स के फैन हो और चाहते हो कि एक मैच्योर, रिफ्लेक्टिव, हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस मिले, तो ओनली एसिड एक परफेक्ट एंट्री है। ये एनिमे सिर्फ फिल्म नहीं है, एक रेवोल्यूशन है। भाई अगर एनिमे को समझना है, फ्यूचर के विजुअल स्टोरी टेलिंग और साइबर पंक का असली फ्लेवर छकना है, तो अकीरा मैंडेटरी है। स्टोरी फॉलो करती है कानेदा और तेत्सुओ को, टोक्यो के डिस्टोपियन पोस्ट अपोकलिप्टिक नियो टोक्यो में। तेत्सुओ का अंदर एक डेंजरस साइकिक पावर जग जाती है और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बस केओस, डिस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटी का डार्क कॉर्नर का रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है। इस मूवी का वाइब, इंसेन एनिमेशन, हर फ्रेम मेटिकुलस, हैंड ड्रॉन, वाइब्रेंट और इंसेन डिटेल के साथ वर्ल्ड बिल्डिंग नेक्स्ट लेवल फील होती है। फ्यूचरिस्टिक सिटी, ग्रिटी स्ट्रीट्स, नियॉन लाइट्स और पॉलिटिकल टेंशन, थीम्स बहुत डीप जाते हैं। पावर, करप्शन, फ्रेंडशिप और एवोल्यूशन का एक्सटेंशनल एंगल। और हाँ, ये सिर्फ एक्शन और डिस्ट्रक्शन नहीं है, कैरेक्टर्स के इमोशंस, स्ट्रगल्स और ह्यूमन वल्नरेबिलिटी भी इक्वली रॉ और इम्पैक्टफुल लगते हैं। अकीरा ने एनिमे को ग्लोबल स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया और ये रीज़न है कि 80s के एंड में और 90s में साइबर पंक और अडल्ट एनिमे कल्चर इवॉल्व हुआ। अगर तुम इंटेंस, विजुअली स्टनिंग और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे देखना चाहते हो, अकीरा इज़ द अल्टीमेट एक्सपीरियंस। 90s एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो इमोशन, रिस्क और पैशन था, और शायद इसीलिए आज भी हम उस एरा को याद करते हैं। अगर तुम्हें ये लिस्ट पसंद आई हो, कमेंट करके बताओ कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो ऐसे और डीप मीनिंगफुल एनिमे वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कीप वॉचिंग, कीप फीलिंग, सायोनारा।